अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स। और हमारे पास टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और आपने याद रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसको हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। When the product of two vectors give a vector quantity, then the product is called vector product। अच्छा, इससे पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें बिल्कुल ऐसी ही डेफिनेशन थी, लेकिन क्या होता था कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे। हमने सपोज किया एक वेक्टर a है और एक वेक्टर क्या है, b है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। लास्ट वीडियो में कौन सा प्रोडक्ट लिया था, स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने इन दोनों के दरमियान पुट किया था डॉट, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक न्यू वेक्टर, यहाँ पे अच्छा आपके पास एक जो आंसर आता है, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा है मैंने कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में उनका प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं कि एज अ रिजल्ट जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और डॉट प्रोडक्ट को ही फिर हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो एज अ रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, यानी एक न्यू वेक्टर जनरेट हो जाता है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं, अब हमें नहीं पता कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, आपने आंसर देखना है। अगर आंसर में स्केलर क्वांटिटी हुई तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आंसर एक वेक्टर आ जाए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से तीसरा भी वेक्टर आ जाए, तो आपने कह देना है वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने से स्केलर क्वांटिटी आए तो स्केलर प्रोडक्ट, और उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने से तीसरा एक वेक्टर ही आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और डिनोट किससे करते हैं, क्रॉस से। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम जब दो वेक्टर्स को जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो जो है हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से, कि स्केलर प्रोडक्ट में आप उसको डॉट प्रोडक्ट कह के डॉट पुट करते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में आप इसको क्रॉस पुट करते हैं। ठीक है, होना दोनों में मल्टीप्लाई ही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस, यानी ये सिंबल, क्रॉस सिंबल बिटवीन देम। क्या होता है, दो वेक्टर आपने सपोज किए और उनके दरमियान ये वाला सिंबल जिसको आप क्रॉस कहते हैं, ठीक है, क्रॉस पुट करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपके पास उनका क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप जरा स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सोचें तो वो क्या था कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और वो किस तरह से आया था, हमने उसको डायग्राम के थ्रू देखा था, प्रोजेक्शन किस तरह से गिरता है, और फिर हम फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। ये था स्केलर प्रोडक्ट के लिए। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, हमने दो वेक्टर्स ले लिए। अच्छा, अब हम जो काम कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड के लिए कर रहे हैं कि a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, यानी a क्रॉस b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम ये काम करेंगे, हमें पता चल जाए कि किस तरह से ये साइन थीटा है। तो आप देख लें, एक वेक्टर आपके पास a है और दूसरा वेक्टर क्या है, b। तो ये दोनों आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वेयर एज देयर मैग्नीट्यूड इज। अच्छा, इन दोनों के ऊपर एरो हमने लगाया हुआ है, मतलब ये वेक्टर हैं। और जब हम सिर्फ a और b लिखेंगे तो आपने क्या कह देना है कि a और b जो है वेक्टर a और वेक्टर b के क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, यानी वेक्टर a की लेंथ कितनी है और वेक्टर b की लेंथ कितनी है, तो वो a और b है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या कहना है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब आप इनका वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे a b का, बाय मल्टीप्लाइंग दियर मैग्नीट्यूड। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी उनके बीच साइन का जो एंगल बन रहा होगा। मैं बताती हूँ किस तरह से आया। आप यहाँ पर देखें, a क्रॉस b, ये दो वेक्टर्स हैं जिनका हम क्या फाइंड करने लगे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो कैसे लिखा हुआ था यहाँ पर कि आपने इसका आंसर कैसे लाना है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख देना है। लिख दिया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, इस तरह मोड में आपने b लिख दिया, और इन दोनों को आगे से किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दिया इन्हें, साइन से।
तो A क्रॉस B इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो साइन के साथ आपने उसको लेना है। अच्छा, आगे क्या है, A क्रॉस B इक्वल है A B साइन थीटा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां तो हमने कॉस थीटा लिखा था कि A डॉट B इक्वल होता है A B कॉस थीटा के, तो A क्रॉस B इक्वल है A B साइन थीटा के। तो इसको मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। चलें, आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर A, ठीक है, और ये मैंने A वेक्टर का क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर B, और ये B जो है इस वेक्टर का क्या है, टोटल लेंथ या मैग्नीट्यूड। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हम वेक्टर B के हेड से क्या करते थे, प्रोजेक्शन गिराते थे, ठीक है, जब हम A डॉट B ले रहे थे। A वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर वैसे ही ले लेते थे, और दूसरे वेक्टर का यानी B वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते थे जो A की डायरेक्शन में था। वो देखें कौन सा है, B के दो कंपोनेंट्स, प्रोजेक्शन गिराने से दो कंपोनेंट्स बने। अच्छा, ये कैसे बने, ये सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको लाजमी सुन लें ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर B के दो कंपोनेंट्स हैं, B साइन थीटा, थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको आप साइन थीटा कहते हैं, और ये जो है B कॉस थीटा हो गया क्योंकि B के दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे गिराए। अब आप चेक करें, B वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन A वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो भी बातें कह रही हूँ ये डॉट प्रोडक्ट के लिए कह रही हूँ ना, कि A डॉट B किसके इक्वल था और क्यों था। तो A वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास ये थी और B वेक्टर की डायरेक्शन ये थी। तो अब आपको A वेक्टर की डायरेक्शन में B वेक्टर की कौन सी चीज नजर आ रही है, तो हम कहेंगे कि B वेक्टर की डायरेक्शन तो A वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हाँ B का एक ऐसा कंपोनेंट है जो A वेक्टर की डायरेक्शन में। आप चेक करें कौन सा इन दोनों में से, तो B साइन थीटा तो ये वाला कंपोनेंट है, जबकि A की डायरेक्शन ये है। B कॉस थीटा की एग्जैक्ट वही डायरेक्शन है जो वेक्टर A की डायरेक्शन है। तो आप कहेंगे कि वेक्टर B वेक्टर का जो कंपोनेंट जो A की डायरेक्शन में है वो क्या है, B कॉस थीटा। तो आप पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर का, यानी पहले वेक्टर कौन सा है A, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और B की डायरेक्शन तो A की डायरेक्शन में नहीं है, तो B का वो वाला कंपोनेंट ले रहे थे जो A की डायरेक्शन में है, वो कौन सा था, B कॉस थीटा। तो इसके साथ आपने लिख दिया B कॉस थीटा। ये तो था डॉट प्रोडक्ट कि A डॉट B इक्वल है A B कॉस थीटा के। अब A क्रॉस B A B साइन थीटा के इक्वल क्यों है, इसको आप यहाँ देखें। इसमें अब आपने पता है क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर A ले लिया, सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है, B है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज लेते हैं, जैसे डॉट में लिया, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह से लेना है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका वो वाला कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। A वेक्टर ये है ना, फर्स्ट वेक्टर। अब B वेक्टर से आपने उसी तरह से यहाँ से कोई भी लाइट रखी और B का जो साया है वो A पे गिरेगा, ठीक है, और यहाँ तक हम कहेंगे कि B के आपके पास क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो B साइन थीटा और एक B कॉस थीटा। अब ऐसा कौन सा, ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इस A वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और वो ये कंपोनेंट है B साइन थीटा। तो B साइन थीटा फर्स्ट वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब आप A क्रॉस B कैसे ओपन करेंगे कि A क्रॉस B आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, B साइन थीटा है, वो B साइन थीटा। इस तरह आपके पास A क्रॉस B इक्वल हो जाता है AB साइन थीटा के। होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि आपने क्या कहना है कि डॉट प्रोडक्ट में आप पहला वेक्टर तो एज इट इज उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल होता है या उसकी डायरेक्शन में होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए A डॉट B इक्वल होता है A B कॉस थीटा के और A क्रॉस B इक्वल होता है A B साइन थीटा के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखें, इस तरह से उन्होंने बुक में आपके पास N और N के ऊपर ये कैप लगाई हुई है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल दे दूं ताकि आपको वेक्टर प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन हम इस पे बात करते हैं। ओके,
यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी आए, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। जबकि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई वेक्टर ही करने हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो प्रोडक्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, वो प्रोडक्ट कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की कि किस तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और तीसरा भी वेक्टर ही आए। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास टॉर्क है। अच्छा टॉर्क, अब आपके पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि आपके पास जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स लगाएं, ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो आपके पास वो फोर्स क्या कहलाती है, टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। अब आर आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म। ये एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो आर और क्रॉस एफ, ठीक है। और अब आपने क्या कहना है, टॉर्क इक्वल है आर क्रॉस एफ। सबसे पहले आप देखें आर भी एक वेक्टर है और यहाँ पर फोर्स भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आर या फिर मूवमेंट आर्म आर जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया। अब हमने क्रॉस क्यों पुट किया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से आंसर में एक जो क्वांटिटी आई टॉर्क, वो भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें और आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और दूसरा नेम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज वाई हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या पुट किया, क्रॉस। तो ये जो बिल्कुल डेफिनेशन मैंने आपको बात बताई थी कि आप क्रॉस का सिंबल पुट कर देते हो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, अगर आंसर उन दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो यही हुआ हमारे पास। हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर आर और यहाँ पर आपके पास फोर्स के प्रोडक्ट का जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आया। दैट इज वाई हमने इनके बीच क्या पुट किया, क्रॉस, और इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे आप फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और सेकंड वेक्टर जो बी है उसका वो कंपोनेंट लिखना है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो यही काम करेंगे हम जो इस डायग्राम में किया था, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे, किस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर आपके पास आर है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैंने आर का मैग्नीट्यूड लिख लिया। और सेकंड वेक्टर फोर्स है तो सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखना है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, विच इज एफ साइन थीटा, ठीक है। जिस तरह यहाँ से पर बी साइन थीटा वो कंपोनेंट था जो ए के परपेंडिकुलर है, तो इसी तरह यहाँ जब हम आर और एफ को लेंगे तो फर्स्ट वेक्टर आर यहाँ ए की जगह बना दें और सेकंड वेक्टर एफ यहाँ बी की जगह बना लें, और फिर एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो फर्स्ट वेक्टर आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो आर एफ साइन थीटा। और फिर आप इसको मैग्नीट्यूड को आर और एफ इस तरह से लिख लें और टॉर्क आपके पास इक्वल हो जाएगी आर एफ साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपको इन एग्जांपल्स के बाद बतानी है तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर बुक में साथ में एन और ऊपर इसके ऊपर कैप भी लगाई हुई है, तो इस सिंबल को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे। अब इसके बाद आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आर क्रॉस पी। अब ये जो P है ये आपके पास लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। तो हम इसकी डेफिनेशन भी क्या बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम P, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को इस तरह P से आप डिनोट करते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर R, और पोजीशन वेक्टर R का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा अब हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह ओपन करेंगे। लीनियर मोमेंटम इक्वल है आर क्रॉस पी के। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्यों कहा या क्रॉस क्यों पुट किया, देखें आर भी एक वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पी है यानी लीनियर मोमेंटम वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और जो आपके पास आंसर आया एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट करते हैं वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए हमने दोनों के बीच जो सिंबल पुट किया वो क्या है, क्रॉस, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ जो आंसर आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, तो हम यहाँ क्रॉस की जगह डॉट पुट कर रहे थे, ठीक है। ये बात आपने इन दोनों की याद रखनी है, ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास L इक्वल है। अच्छा अब ओपन कैसे करना है इसको, सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो मैंने R का मैग्नीट्यूड लिख दिया। सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखना है जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज
पी साइन थीटा, ठीक है। दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या ले लेंगे इसका, पी साइन थीटा। तो हमारे पास ओपन होके फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास L इक्वल है आर पी साइन थीटा के। और ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी हुई है जस्ट। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर A क्रॉस B, ये तो समझ आ गया ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब साथ में जो ये सिंबल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर n के ऊपर जो ये कैप है और इस तरीके से आपके पास ये डला हुआ है, तो इस तरह की बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इस तरह से हमने, आप अगर याद करें तो I, J और K और तीनों के ऊपर क्या लगाई थी, कैप। तो इनको क्या नेम दिया था, यूनिट वेक्टर्स का, कि I, J और K यूनिट वेक्टर हैं। I जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, J y एक्सिस के अलॉन्ग और K जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है। और इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं। और इनका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो n है साथ में इस तरह से लिखा हुआ है कि a क्रॉस b इक्वल है ए बी साइन थीटा और इस तरह से n के ऊपर कैप डली हुई है। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर है जो क्या बताएगा, डायरेक्शन। अच्छा, अब किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो दो वेक्टर जिनको आपने मल्टीप्लाई किया वो थे a और b, ठीक है, इस तरीके से बने हुए थे। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। और टॉपिक का नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लिया, यानी a क्रॉस b। इनके रिजल्ट में ये जो थर्ड वेक्टर आया है जो कि a क्रॉस b है, यानी a और b का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको c का नेम भी दे सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है हम किससे बताएंगे, n और n के ऊपर कैप, जो सिर्फ जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और आपने याद रखना है कि ये जो न्यू वेक्टर आता है, यानी आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और एज ए रिजल्ट तीसरा भी एक वेक्टर आता है, तो वो ये वेक्टर होता है। अब ये जो a है ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है। और ये जो न्यू वेक्टर आया आप चेक करेंगे कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, ठीक है। ये न्यू वेक्टर y एक्सिस पर भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड होगा यानी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। और ये जो b वेक्टर है देन ये कौन से एक्सिस पर है, ये z एक्सिस में है, जो एक्चुअली जो है इस तरीके से होता है, इस तरह से बाहर, जिसको हम आउटवर्ड तो नहीं बना सकते, ना ही इनटू द प्लेन बना सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से इसको हम पीछे भी कर सकते हैं, यानी आउट भी कर सकते हैं। इस वक्त ये इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है आपके पास, y एक्सिस है। तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ये वेक्टर एक्सिस में प्रेजेंट हैं तो तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये कैसे होते हैं, इनका बीच क्या एंगल होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स तो हमारे पास मौजूद हैं, एक x एक्सिस पर है और एक z एक्सिस पर है, ये याद रखना है, एक x एक्सिस पर और एक z एक्सिस पर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और ये जो तीसरा वेक्टर आया, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर और ये तीसरा वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो थर्ड वेक्टर आपको मिलेगा जो इनका आंसर होगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, n रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। ये जो n है ये सिर्फ न्यू वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन। अब आपकी मर्जी, आपने उस न्यू वेक्टर को क्या नेम दिया हुआ है, c का नेम दिया हुआ है या फिर a क्रॉस b का नेम दिया हुआ है। बुक में तो आपके पास न्यू वेक्टर को जो नेम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b का नेम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे देखें, न्यू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। देख लें, ये बात लिखी हुई है कि जो नया वेक्टर आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, ठीक है। a एंड b वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है आपके पास ये न्यू वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग, b वेक्टर z एक्सिस के अलॉन्ग। तो नेक्स्ट जो वेक्टर आना है c वेक्टर या a क्रॉस b वेक्टर, वो किस एक्सिस पर होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वो जो तीसरा एक्सिस है वो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होता है और वो कौन सा है, y एक्सिस। तो वो वेक्टर आपको y एक्सिस में मिलेगा। अब मसला ये आता है कि y एक्सिस भी दो तरह के, एक पॉजिटिव y एक्सिस और एक नीचे की तरफ अगर हो तो नेगेटिव y एक्सिस, कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। नेगेटिव y एक्सिस ग्राफ में अगर आप देखें तो ग्राफ में क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है और इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस होता है। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये कौन सा है, y एक्सिस ही है लेकिन नेगेटिव y एक्सिस। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो नया वेक्टर हमें मिला है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है या उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव y एक्सिस पर है। तो इसके लिए आपने जो है याद रखना है, आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल, जो आपको अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी,
ठीक है। और ये किसके लिए यूज करेंगे? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर, ठीक है। न्यू वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, लेकिन हम जो है राइट हैंड रूल यूज करके फाइंड करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट n कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल को यूज करके। तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड रूल किस तरह से हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो न्यू वेक्टर आपके पास आएगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो न्यू वेक्टर आपके पास a क्रॉस b है, उसकी डायरेक्शन हम जो है राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आप ये चीज़ें देख लें। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो ये जो है आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। आपको पता है ग्राफ में इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं, और ये जो जेड ये है आपके पास, ये जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस दो तरह से हो सकता है, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब आप इस पेन की स्निप को देखेंगे, मतलब कि अगर ये बाहर की तरफ होगी तो हम कहेंगे जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है, और अगर ये निब मैं इस तरह से रख दूं तो आप कहेंगे कि जेड एक्सिस जो है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। निब को अगर आप इस तरह से रखेंगे, यानी इस तरह से मैं अगर बनाऊं, तो आप कहेंगे जेड एक्सिस जो है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर इस निब को मैं इस तरह से रख दूं तो आपने कह देना है जेड एक्सिस इनटू द प्लेन है। अब हम इस तरह से तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नहीं बना सकते, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इस तरह से जेड एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसमें आप कहेंगे कि जेड एक्सिस जो है वो इनटू द प्लेन है, और यहाँ पर आप क्या कह देंगे कि जेड एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर हम इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये बी वेक्टर है ये जेड एक्सिस पे ही है, क्योंकि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, और ये जो न्यू वेक्टर मिला है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे मिला, लेकिन आप देख लें ये वाई एक्सिस पर है। तो बी वेक्टर कहाँ पर है? तो ये एक्चुअली या तो आउट ऑफ द प्लेन है या फिर इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर है। अब इस बी वेक्टर और ए वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यू वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उससे पहले आपको एक्सिस का पता चल गया। अब आप राइट हैंड रूल देख लें। राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपना राइट हैंड ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से राइट हैंड आपने ले लिया। जो फर्स्ट वेक्टर है ए, क्योंकि हम ले रहे हैं इस वक्त हम ले रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आपके पास फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर क्या है? बी। तो ए आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और बी आपके पास सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स रखनी है, और हैंड कौन सा लेना है? क्योंकि हम राइट हैंड रूल पढ़ रहे हैं तो अपने राइट हैंड सीधा हाथ लेना है। तो क्या करना है आपने, उसकी फिंगर्स को, सीधे हाथ के जो फिंगर्स हैं वो आपने इस तरीके से फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रख देनी है, लाइक दिस। आपके पास फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस पर है तो आपने फिंगर्स को इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इनको कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। कौन से डायरेक्शन में? दूसरा स्टेप क्या होता है, फिंगर को कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। सेकंड वेक्टर कौन सा है आपके पास? बी। तो फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, उसके लिए फिंगर ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, ठीक है। वो हम कर्ल करने के, जैसे हम कर्ल करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें फिंगर कैसे रखनी है। तो सेकंड स्टेप आपके पास होता है कि आपने फिंगर को कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मैंने अगर ऐसे रखी तो मेरी फिंगर्स तो जब मैं कर्ल करूंगी यानी इस तरह से, तो वो तो आउटवर्ड आ रही हैं, लेकिन आप ये वेक्टर देखें, सेकंड वेक्टर ये इनटू द प्लेन है। तो मैं फिंगर्स ऐसे रखूंगी तो कर्ल करने पे ये आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं और थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन अगर मैं हाथ इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि स्टेप फर्स्ट यही रहेगा कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, तो मैं अगर इस तरह से रख लूँ, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब बिल्कुल इरेक्ट, और अब इनको कर्ल करें दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। सेकंड स्टेप क्या है? फिंगर्स को कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर इनटू द प्लेन है, तो मैं इस तरीके से इनटू द प्लेन यानी अंदर की तरफ इनटू द प्लेन मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दी। और ये जो इरेक्ट थंब है, थंब आपको डायरेक्शन देगा इस न्यू वेक्टर की, जिसको आपने ए क्रॉस बी का नाम दिया है। तो आप देखें थंब बिल्कुल ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो आप क्या कह देंगे, जो थर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। फिर से सुन लें, स्टेप 1 क्या होता है? आपने अपनी फिंगर्स को बिल्कुल फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेट रख देना है और थंब बिल्कुल इरेक्ट। उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में, और सेकंड वेक्टर आपका इनटू द प्लेन है, तो आपने इस तरह से कर्ल कर लेना है फिंगर्स को। और जो थंब है आपके पास वो आपको डायरेक्शन देगा किसकी? थर्ड वेक्टर की। तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आई।
यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ फर्स्ट वेक्टर ए था क्योंकि हम ए क्रॉस बी ले रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आई वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आई। तो इस तरह से हमने कह दिया कि ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी साइन थीटा, और एन साथ इसी तरह लिख लिया जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, बी क्रॉस ए लेकर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्रॉस ए के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट हो जाएगी कि आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो बी हो गया, ठीक है, जबकि वहाँ देखिए फर्स्ट वेक्टर ए था, यहाँ फर्स्ट वेक्टर बी हो गया और सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है, ए है। तो अब आपने क्या करना है, स्टेप तो वही रहेंगे, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और इनको कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वेक्टर बी है और बी कहाँ है, इनटू द प्लेन है। तो अब फिंगर्स को हम लाइक राइट हैंड ही यूज़ करना है, ठीक है, हैंड जो है आपने राइट हैंड ही यूज़ करना है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन जो कि बी है, फर्स्ट वेक्टर बी है, ठीक है, ये वाला, और ये आपको मैं बता चुकी हूँ अभी कि बी वेक्टर इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है। तो आपने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में जब फिंगर्स रखनी है तो आप किस तरह से रखेंगे, इस वक्त बी वेक्टर इनटू द प्लेन है तो आप इस तरह से फिंगर्स रख लेंगे, ठीक है, इनटू द प्लेन। अब इनको कर्ल करना है, आपको पता है फिंगर इस तरफ कर लूँगी, और हमें इनको कर्ल किस तरफ करना है, सेकेंड वेक्टर यानी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ए वेक्टर की तरफ। तो मैं अगर ऐसे रखती हूँ तो फिंगर तो इस तरफ कर्ल हो रही हैं, जबकि ए की डायरेक्शन उस तरफ है, तो मैं हाथ इनटू ही रहने दूंगी लेकिन इस तरीके से रख दूंगी, ठीक है, इस तरह से। और अब अगर मैं इसको कर्ल करूं, क्योंकि बी वेक्टर इनटू द प्लेन है, तो ये जो मेरी फिंगर्स हैं इनको इस तरह से इनटू द प्लेन में रख दिया और इनको कर्ल करना है अब सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है, सेकंड वेक्टर ए है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर बी था, उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स। अब इनको कर्ल किया ए की डायरेक्शन में लाइक दिस, एक्स एक्सिस पर है ना, और थंब को बिल्कुल इरेक्ट करना है। तो थंब आप देखें डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये जो थंब डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये थंब आपको जो है ये डायरेक्शन देगा, इस तरीके से आपने जब कर्ल किया तो थंब आपको डायरेक्शन देगा उस न्यू वेक्टर की, एन की, ठीक है, न्यू वेक्टर जिसको आपने सी का नाम दिया या ए क्रॉस बी का नाम दिया है, उसकी डायरेक्शन आपको थंब दे रहा था। क्या किया आपने फिंगर्स को लाइक दिस इनटू द प्लेन किया, उसके बाद सीधा रखा एंड देन आपने कर्ल किया सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह से, और जो थंब है उसको बिल्कुल इरेक्ट रखना है और थंब डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, थंब आप देख सकते हैं बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये थंब जो है ये आपको सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन जो है इस तरह से देगा। तो ये था आपके पास राइट हैंड रूल। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि राइट हैंड रूल में ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है वो ए बी साइन थीटा आया है और एन की वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी अपवर्ड थी। लेकिन जब हमने बी क्रॉस ए लिया तो आया तो वही ए बी साइन थीटा ही आया, लेकिन जो एन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो हम एन के साथ माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस एन लिखेंगे और ये माइनस फिर हम मल्टीप्लाई हो रहा है सारा तो माइनस स्टार्ट में कर देंगे, तो ए बी साइन थीटा और साथ में एन आपके पास यूनिट वेक्टर। ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब इन दोनों को देखें, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए वो भी ए बी साइन थीटा, सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था और यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था न्यू वेक्टर, तो इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है, ठीक है। जब आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर्स की तो वहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी एक आएगी कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो उसका ये रीज़न है, ठीक है।